जय हिंद। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रांस की आगे की कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज से, कि पॉलिटिकल कॉज क्या क्या रहा होगा फ्रांस में इस इवेंट के पीछे, ठीक है। मैंने आपको इवेंट बताया था कि इवेंट क्या हुआ था एग्जैक्टली। इवेंट के बाद की कहानी आगे शुरू होती है कि पॉलिटिकल कारण क्या रहा उस इवेंट का जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो सबसे पहले समझिएगा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, बर्बन फैमिली, बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसके एक राजा थे लुई 16। 1774 में उन्होंने थ्रोन को असेंड किया, ठीक है। इस देखिए लुईस जो है एक तरह से फैमिली चल रही है कंटिन्यूअसली। लुईस 14, 15, 16 इस तरह से चलता है। क्लास 10th में आप जब पढ़ेंगे तो लुईस 18 तक पहुंचेगा। तो लुईस जो चल रहे हैं 16 ये सीक्वेंस में चल रहे हैं और ये बर्बन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो बर्बन फैमिली के डायनेस्टिक किंग है लुई 16 जिन्होंने 1774 में थ्रोन को असेंड किया, ठीक है। अब भाई 20 साल की उम्र में इन्होंने थ्रोन को असेंड किया जब ये 20 इयर्स ओल्ड हुआ करते थे। अब लड़का हो गया सेटल, तो सेटलमेंट के बाद क्या होता है? शादी। तो इनकी शादी करवा दी गई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मारिया एंटोनिएट, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूं, लेकिन मारिया एंटोनिएट जो है वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है। अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो जैसा भी आपको उचित लगे उस नाम को आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। तो मारिया एंटोनिएट के साथ इनका विवाह हो गया, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रिया के सन इन लॉ दामाद जी हो गए, ठीक है। अब देखिए मारिया एंटोनिएट जिनसे विवाह हुआ इनका, ये इनकी एडवाइजर हुआ करती थी। बहुत ही बैड एडवाइजर कहा जाता है इनको, मारिया एंटोनिएट को, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी एडवाइस मानते हुए ही कहीं ये आप जो लुई 16 है इन्होंने कभी कोई बड़ा रिफॉर्म्स नहीं ला पाए, ठीक है। देखिए इनका इंटेंशन बहुत बढ़िया था। लुई 16 का जो इंटेंशन है वो बहुत बढ़िया था। वो चाहते थे कि फ्रांस में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो, बट ही कुड नॉट ब्रिंग एनी बोल्ड रिफॉर्म्स। वो कोई बड़ा बदलाव ला नहीं पाए। उसका कारण क्या था? एक बैड एडवाइजरी जो कि मारिया एंटोनिएट थी। देखिए किसी भी कैबिनेट में, किसी भी मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो मारिया एंटोनिएट तो यहाँ पे बैड एडवाइजरी, अब जो भी सलाह देगी वो खराब ही होगा, जिसके कारण डिसीजन जो भी या पॉलिसी बनेगा वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा, जब फ्रांस का सिंहासन यानी कि थ्रोन असेंड किया था लुई 16 ने, तो वहां की ट्रेजरी खाली थी, पूरा खजाना खाली था। जब लुई 16 पहुंचे, ताला खोला, पूरा खजाना खाली। इन द सेंस के एम्प्टी ट्रेजर वाज फाउंड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। नाउ क्यों ऐसा रहा होगा? एम्प्टी ट्रेजर क्यों रहा होगा? खजाना खाली क्यों रहा है? तो उसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। बहुत लंबे समय तक फ्रांस जो है वो वॉर में एंगेज रहा था, ठीक है। द लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस ड्रेन, पूरी तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फ्रांस का है वो सूख चुका था, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों था? इसके पीछे कारण समझ लीजिएगा। फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका, फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया। एक तो ये खुद इतने लंबे समय तक वॉर में एंगेज रहा, लगभग 7 ईयर वॉर, लगभग 7 सालों तक इसने युद्ध लड़े हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एंग्लो फ्रेंच वॉर, यहां पे भी ये लड़ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉर में कहीं ना कहीं आपका भी वेल्थ, आपका भी रिसोर्स ड्रेन होता है, आपका भी खर्च होता है। अगर दो व्यक्ति लड़ता है तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों का सर फूटता है। तो वही हुआ यहाँ पे। 7 साल के वॉर में फ्रांस ने बहुत कुछ गंवाया, ठीक है। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया? अमेरिका को हेल्प कर दिया। देखिए गोरे लोगों ने भी गोरे लोगों पे राज किया है, ठीक है। जब मैं बच्चा हुआ करता तो मुझे लगता है सिर्फ जो गोरे लोग हैं हम पर राज किए थे, ऐसा नहीं है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन की गुलाम रही। अमेरिका के 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर आया करते थे। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन ना कॉमन एनिमी था फ्रांस का, क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्रांस का कभी बना नहीं। वो आगे चल करके अलग बात है कि वर्ल्ड वॉर में सब एक साथ आ गए, बट फ्रांस का ब्रिटेन से बना नहीं, एक कॉमन एनिमी हो गया। अब अमेरिका का भी दुश्मन ब्रिटेन है और फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन है, और दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त। तो वही दोस्ती निभाने के चक्कर में फ्रांस ने हेल्प कर दिया अमेरिका का।
जब अमेरिका को हेल्प किया तो उसकी 13 कॉलोनीज तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गई, लेकिन फ्रांस को कुछ नहीं मिला। फ्रांस का गया तो क्या, फाइनेंशियल रिसोर्स गया फ्रांस का, जिसके कारण वो ट्रेजरी, जिस खजाने की मैं बात कर रहा था, वो खाली मिला। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फ्रांस हेल्प अमेरिका। आफ्टर दैट 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आजादी मिल गई। अब देखिए एक और चीज, राजा है, रानी है, कहां रहेंगे, बहुत बड़े पैलेस में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इमेंस पैलेस दैट इज वर्साइलियस पैलेस वाज टू हाई। जिस स्थान पे वो रहते थे ना, विलासिता का जीवन जीते थे, आम जनता से बहुत दूर रहा करते थे, बड़े कई एकड़ में इनका गार्डन फैला हुआ था, वर्साइलियस पैलेस, जिसे पेरिस से लगभग कुछ ही दूरी पे है, जो फ्रांस का कैपिटल है उससे कुछ दूर है। वहां पे ये पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, नौकरशाही है पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी तो लगेगा ना, जो पैलेस में रह रहे हैं उसके लिए कॉस्ट में हाई पे करना पड़ता था, ठीक है। इन सब कारणों के अलावा जब वॉर में एंगेज हैं तो उनका डेब्ट इंक्रीज होकर के मोर देन 2 बिलियन लीवर, 2 बिलियन लीवर से ऊपर हो गया था इनका डेब्ट जो है। तो लीवर क्या होता है, लीवर जो फ्रांस की करेंसी है, 1794 में इसे विड्रॉ कर लिया गया, बट उससे पहले लीवर जो है फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, और वो इंक्रीज होकर के 2 बिलियन से भी ज्यादा हो गई। डेब्ट जो है इंक्रीज होता रहा कंटिन्यूअसली और उससे भी ज्यादा हो गई। अब ये जो डेब्ट जो पे कर रहे थे, जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स कौन होते हैं, जो किसी को क्रेडिट करते हैं अमाउंट, जैसे कि बैंक, ठीक है। तो लेंडर्स बिगेन चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन जो दिया गया था लेंडर्स के द्वारा, उन्होंने मांगना शुरू किया विद 10% इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट के साथ। फ्रांस ऑलरेडी डेब्ट में था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन थे, ट्रेजरी खाली थी, और वर्साइलियस पैलेस में रहने के कारण इमेंस पैलेस, ह्यूज पैलेस में जो कॉस्ट आ रहा था उसको मेंटेन करने का, वो भी हाई था, और आम जनता से दोनों के दोनों कटे हुए थे, लुई 16 एंड मारी एंटोनियट, और ये खराब सलाह देने में तो कभी पीछे हट नहीं थी। ये सारे के सारे कारण बनते हैं, आगे समझिएगा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट spent an increasing percentage of its budget on interest payment alone, which means कि जितना भी उनके पास बजट था वो अपने आप को डेवलप करने से ज्यादा कहां पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, जो इंटरेस्ट आ रहा था उसे ही पे करने में लग जा रहा था, जिसके कारण फ्रांस और डेब्ट में जा रहा था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, जो किसी देश को चलाने के लिए आमतौर पे खर्च होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्च आता है। किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिलिट्री पावर। कोई भी पावर अगर जरूरी है तो वो मिलिट्री पावर है, किसी भी देश को सिक्योर करने के लिए। वहां के कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, ये सारी चीजें, इसको मेंटेन करने के लिए स्टेट को जो है टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जनता ही तो भुक्तभोगी होती है ना, सरकार को क्या लेना देना है। यहां तो मोनार्क सिस्टम है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता भुक्तभोगी हो जाती है, तो यहां तो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी एब्सोल्यूटिक मोनार्क है, डेस्पोटिज्म है, राजा जो चाहता है वो करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ाने का सोचा, ठीक है। ये पॉलिटिकल कॉज है, ये राजनीतिक कारण है जो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन को, एक अपराइज को जन्म देता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल कॉज आपको समझना है। अब मैं कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी जो फ्रेंच सोसाइटी है उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। फ्रांस में 1774 में जब लुई 16 ने बर्बन फैमिली के हैं, उन्होंने थ्रोन को असेंड किया। 20 साल के थे जब मैरी एंटोनियट प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी हुई। उनका इंटेंशन बहुत बढ़िया था, वो बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं ला पाए क्योंकि शी वाज अ बैड एडवाइजर, और फ्रांस की ट्रेजरी पूरी तरह से समाप्त थी। समाप्त होने का कारण 7 ईयर वॉर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स का ड्रेन होना और अमेरिका को हेल्प करना उनके 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद करवाने में, ठीक है। उसके बाद जो वर्साइलियस पैलेस में रहते थे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई, जिसके कारण उसका 2 बिलियन लीवर तक जो है डेब्ट बढ़ गया। 10% इंक्रीज करके जो लेंडर्स थे वो अमाउंट रिटर्न मांग रहे थे, जो जिसके कारण फ्रांस को लास्ट में इन सभी चीजों को मेंटेन करने की बजाय, डेवलपमेंट की बजाय इंटरेस्ट पेमेंट करने पे खर्च करना पड़ रहा था। लास्ट में उनके पास ऑप्शन बचा टैक्स का, टैक्स इंक्रीज करने का। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है।
अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है सोशल कॉज। सोसाइटी में क्या चल रहा था, फ्रांस की सोसाइटी किस तरह की थी। सोशल कॉज समझिएगा, देखिए फ्रांस की सोसाइटी अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड थी। जैसे आप इंडियन कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि हम लोग रिलीजन में, कास्ट में किस तरह से डिवाइडेड हैं, उसी तरह से फ्रांस की सोसाइटी भी अलग अलग सेक्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड थी। सबसे पहला क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरा जो आम जनता है, खास करके जो बिजनेसमैन हो गए, कोर्ट्स ऑफिशियल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, लैंड लेबर्स, सर्वेंट, जो थर्ड स्टेट में आया करते थे। ठीक है, क्लर्जी किसे कहते हैं? क्लर्जी यूजुअली रिलीजियस अथॉरिटी के लोगों को, जिसमें पॉप हो गए, क्रिश्चियनिटी में फादर्स, जैसे पादरी वर्ग कहा जाता है। हम लोगों के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोग वर्ण के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता था, क्लर्जी के कैटेगरी में। नोबिलिटी कुलीन वर्ग को कहा जाता है। कुलीन वर्ग मतलब जो प्रॉस्पर फैमिली से, एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे। और बाकी जो लोग आते थे, जो मर्चेंट हो गए, स्मॉल मर्चेंट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ये सारे के सारे थर्ड स्टेट में आया करते थे। ठीक है, अब देखिए इनका जो कंपोजिशन है वो किस तरह से था। क्लर्जी जो हुआ करते थे पॉपुलेशन में लगभग 1 लाख हुआ करते थे, बट लैंड होल्डिंग इनके पास 10% थी पूरे फ्रांस की। दूसरी तरफ आप देखेंगे नोबिलिटी को तो 4 लाख पॉपुलेशन हुआ करती थी इनकी, बट लैंड होल्डिंग 25% से ऊपर और 25% के अप्रोक्स हुआ करती थी। 90 to 95% जो पॉपुलेशन है, 90 to 95% जो पॉपुलेशन है, अप्रोक्स 2.7 करोड़ के लगभग में, वो जो है थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। वो जो है थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट इनके पास इतनी लैंड होल्डिंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 60%, और वो भी इनके पास जो इस थर्ड स्टेट में भी एफ्लुएंट है। ऐसा होता है ना कि मिडिल क्लास में भी एक अपर मिडिल क्लास होता है, इसी तरह से ये जो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, इसमें भी कुछ लोग ऊपर थे, उनके पास ही 60% लैंड होल्डिंग हुआ करती थी, बाकी किसी के पास कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिएगा, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म से ही इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। कौन कौन से लोगों को? जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में रहते थे। ठीक है, जो क्लर्जी से और नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, इन्हें कुछ स्पेशल राइट मिलता था। कौन कौन से स्पेशल राइट मिलते थे? एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सोसाइटी में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक स्पार्क का काम करेगा टैक्स का, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लर्जी और नोबिलिटी को बिल्कुल टैक्स देना नहीं पड़ता था। दे वर एग्जेम्प्टेड, कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड टू पेइंग टैक्स। नाउ एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। देखिए फ्यूडल्स क्या होते हैं? फ्यूडल्स को कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म कहलाता है। एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है ये, इट इज ऑल अबाउट द सिस्टम। ऐसा एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे बड़े-बड़े लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स क्या करते हैं, अपनी जमीनें किराए पे दे देते हैं टेनेंट्स को। टेनेंट्स का मतलब किराएदारों को। यूजुअली आप ना इस तरह समझ लीजिए कि कोई ओनर है और वो ओनर अपनी जमीन किसी को खेती करने के लिए दे देता है पैसे लेकर के, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठेकेदारी कह सकते हैं, इस तरीके से दे देता है, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसे वापस वो लेता है, और ज्यादा ही लेता है, कम नहीं लेता है। ठीक है, तो एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। किस तरह के फ्यूडल प्रिविलेज? फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, जिसको वो खेत दिया करता था, वो एग्रीकल्चर प्लॉट दिया करते हैं, जमीन दिया करते थे, उनसे वो वापस जो बकाया होता था वसूला करते थे। ये फ्यूडल प्रिविलेज वो एंजॉय करते थे। Peasants were obliged to the render services to the lords। देखिए रेंडर सर्विसेज मतलब जो किराए के सर्विसेज वो किया करते थे, सेवा दिया करते थे पीजेंट्स, वो आभार व्यक्त करते थे अपने लॉर्ड के प्रति। लॉर्ड मतलब जो नोबिलिटी या क्लर्जी से बिलोंग करते थे, उन लोगों के प्रति वो आभार व्यक्त किया करते थे। ठीक है, उनके फील्ड्स में, उनके हाउसेस में इन्हें काम करना पड़ता था। इन सब के बावजूद भी टैक्स किन्हें देना पड़ता था? तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर को। देखिए सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट, ये आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जब टैक्स के लिए मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट जनरल की, तब यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेट है पूरी तरह से अपोज करता है इस चीज के लिए कि हम ही क्यों टैक्स पे करें, इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स क्यों नहीं। आपको मैं बताऊंगा इंटेलेक्चुअल कॉज में किस तरह से पूरा प्रिविलेज, किस तरह से उसे पूरा प्रिविलेज मिल रहा है। अब इसमें देखिए जो क्लर्जी है यानी कि फर्स्ट स्टेट है, यानी चर्च जो है, रिलीजियस अथॉरिटी, वो किस तरह से अपने आप को देखता है।
तो द चर्च डिड नॉट लैग बिहाइंड एंड इट टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टैक्स कॉल्ड टिथेल्स। ठीक है, चर्च को भी एक टैक्स पे करना होता था वहां के थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स को। देखिए उस टैक्स का नाम था टिथेल्स। टिथेल्स क्या होता है? 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन, 10वां हिस्सा। हिंदी में कहेंगे इसको दसवांश। 10वां हिस्सा जो पे करा जाता था चर्च को, उसे टिथेल्स कहा जाता था। ये चर्च को पे किया जाने वाले टैक्स है। ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और इसके बाद स्टेट को भी डायरेक्ट, जो राजा है उसे भी पे किया जाता था, स्टेट को भी टैक्स, टायल उसे कहा जाता था। इट वॉज अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो स्टेट को टैक्स पे किया जाता था वो टायल कहलाता था। द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गए जो कि स्टेट को जाता था। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं जो एवरीडे लाइफ पे यूज होता था। लाइक जो भी आप सॉल्ट यूज कर रहे हैं, टबैको यूज कर रहे हैं, आज की डेट में भी टबैको पे लगता है, सिगरेट पे, पान मसाला पे, पर लोग नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, उन्हें खाने से मतलब होता है। ठीक है, और सॉल्ट पे भी टैक्स लगता था जो कि नेचुरल है। हमारे यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह हो गया था, गांधी जी होते तो लुई 16 को बता सकते थे कि भाई इस पे टैक्स नहीं लगा सकते हो आप। खैर उस समय गांधी जी नहीं थे, तो सॉल्ट पे, जो आपका टबैको, इस पे भी लगता था टैक्स। अब ये सारा टैक्स का बर्डन सिर्फ और सिर्फ किस पे था? तो ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। अब आप खुद सोच करके बताइए कि जो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, और सारा का सारा टैक्स का बर्डन किसे उठाना पड़ रहा है? ओनली द पॉपुलेशन ऑफ थर्ड स्टेट, जिसके अंदर जो लोग हैं वो सर्वेंट हैं, लेबर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, आम जनता है। इन्हें कोई स्पेशल बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिला है। उन्होंने मेरिट से जो भी अर्न कर रहे हैं, मेरिट से कर रहे हैं, हार्डवर्क से कर रहे हैं, उन पर ये पूरा टैक्स का बोझ है, लायबिलिटी है। और वो सारा का सारा बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज द स्टेट कैरिड ओनली बाय द थर्ड स्टेट अलोन, सिर्फ इन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था। तो जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का सर्विस था फ्रांस को चलाने के लिए, उसकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, उसके कोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए, उसके गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करने के लिए, ये सारा का सारा बर्डन ओनली बाय थर्ड स्टेट, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के द्वारा उठाया जा रहा था। इन सभी कारणों के कारण ही एक बड़ा रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक कोर्स। स्ट्रगल होता है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होने लगता है। किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, किस तरह से फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा होता है, जिसके कारण एक अपराइजिंग रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो अभी तक आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। जो भी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। और एक और बात याद रखिएगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो 80% से ज्यादा आप यहीं पे याद कीजिए। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या पढ़ा है कि किस तरह से 1774 में फ्रेंच नेशन में बर्बन डायनेस्टी के एक राजा होते हैं लुई 16, जो 1774 में 20 साल की उम्र में थ्रोन को असेंड करते हैं। उनका विवाह होता है मारिया एंटोनिएट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। शी वाज बैड एडवाइजर, और बैड एडवाइजर होने के कारण उनका इंटेंशन कितना भी सही होता है वो कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं ला पाते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग एनी बोल्ड रिफॉर्म्स। इसके बाद फ्रांस में जो फ्रांस की ट्रेजर होती है वो पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि फ्रांस 7 ईयर वॉर के साथ साथ अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद होने के लिए हेल्प कर देता है। वर्सेलियस पैलेस में रहने के कारण इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वर्सेलियस पैलेस के लिए वो बहुत हाई होता है। ये लोकल आम जनता से बहुत दूर है, और दूर होने के कारण जनता के पास इंटरेक्ट करना पड़ता है, जनता से बहुत दूर है, जिसके कारण लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रांस है कहीं ना कहीं डेप्ट में जा रहा है। डेप्ट में जाने के कारण जो मोर देन 2 बिलियन लीवर इनका डेप्ट बढ़ गया है। लेंडर्स जो है 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और फ्रांस का जितना भी जो कॉस्ट है, बजट है, उस इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है। ये सारा आपने पॉलिटिकल कॉज पढ़ा। सोशल कॉज में आपने पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लर्जी, नोबेलिटी और जो स्मॉल मर्चेंट्स, पीजेंट्स, सर्वेंट रहे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। क्लर्जी पॉपुलेशन में कम, लैंड होल्डिंग्स ज्यादा है। नोबेलिटी पॉपुलेशन में कम, लैंड होल्डिंग्स ज्यादा है। दे वर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ रहा है। ओनली टैक्स किसको देना पड़ रहा है? थर्ड स्टेट को देना पड़ रहा है। सारा बर्डन किसके पास है? फाइनेंशियल थर्ड स्टेट के पास। आपने 2-3 टर्म पढ़े हैं जिसमें टिथेल्स, टायल और लिवर। लिवर क्या है? लिवर फ्रांस की करेंसी हुआ करती